बिल्कुल क्लास होने की उम्मीद नहीं थी, है ना। फिर जो है अपने दूसरे इंस्टीट्यूट में आना पड़ा ताकि आप लोगों की जो क्लास है वो चीज़ें कंटिन्यू रहें। जिस इंस्टीट्यूट हम लोग क्लास लेते हैं, दरअसल वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुई। या तो फिर एक दूसरा ऑप्शन था कि क्लास ही लीव कर दी जाए, लेकिन चीज़ें ये रही कि नहीं, कंटिन्यू की जाए क्लासेस, है ना। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनकी काफ़ी होप होती क्लास से। चलिए, अच्छा, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए पहले। हाँ, गुड इवनिंग भाई, रजनीकांत जायसवाल जी। चलिए, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मिस्र की नील नदी घाटी में गेहूं एवं जौ का उत्पादन शुरू हुआ है ना। मिस्र की नील नदी घाटी, दक्षिण तुर्की स्थित हुयूग नामक बस्ती में गेहूं, जौ और मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। साउथ जो आपका तुर्की है, वहां की जो है हुयूग नामक बस्ती में। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिलते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है ना। बाकी लहुरा देव हमारे यहाँ पर संत कबीर नगर जिले में है। और कश्मीर के गुफ कराल से एक कब्र में कुत्ते को उसके मालिक सहित दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफ कराल नवपाषाण कालीन स्थल है ना। इसके साथ बुर्ज होम भी यहाँ का नवपाषाण कालीन स्थल हो जाएगा। फिर चिरांद हो जाएगा आपका, चेचर चचेर इधर बिहार का अगर बात की जाएगी ना, ये सारी चीजें लिखाई चुकी हैं आप लोगों को। तो इसमें हमें गलत विकल्प का चयन करना है। चलिए, बारले मेहरगढ़ इंडिया, अगर एक्चुअल में बात की जाए, जो एनसीईआरटी का नया संशोधन है, तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां के साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़, हालांकि मेहरगढ़ को भी रिप्लेस कर दिया है लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है। लेकिन होती क्या चीजें हैं कि बहुत स्टेप बाय स्टेप होती है ना। पहले आपके यहाँ के एसआई प्रूव करें, जो यहाँ के संस्थान प्रूव करें, फिर वो इंटरनेशनल तक चीजें प्रूफ हों, तो उसमें एक लंबा वक्त लगता है, तब वो चीजें मान्य होती हैं। हालांकि जो राष्ट्र है वो अपने यहाँ पर मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई पेपर तो आपको यहाँ पे देना है। लेकिन जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिस्र की नील नदी घाटी में मतलब पाए गए हैं गेहूं और जौ के। तो पहला स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। बाकी पे आप लोग फोकस कीजिए। हमें मालूम था कि आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हमने उस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर किया है। चलिए बताइए। अभी भी आप लोग जो है अपना ध्यान, जो एक्चुअल पॉइंट है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, वहां पर ना लगा करके दूसरी जगह पे फिक्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। बहुत आसान ये भी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, जो एक्चुअलिटी वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका फोकस उस स्टेटमेंट में नहीं है, वो स्टेटमेंट के अलावा और कहीं फोकस है। चलिए बताइए। डी, माया जी क्यों डी सही होगा? डी क्यों सही है? फर्स्ट का डी क्यों डी सही होगा? विद रीजन बताइए। डी क्यों सही है भाई? अच्छा, बुर्ज होम। बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। एक्चुअल में ये जो कुत्ते के साथ उसके मालिक को दफनाया गया है, ये विशेषता गुफ कराल की नहीं है ना। वैसे गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये विशेषता कहाँ की है? तो आप कहोगे ये विशेषता है बुर्ज होम की। ये जो विशेषता है ये कहाँ की है? बुर्ज होम की है ना, गुफ कराल की नहीं है। तो फिर गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बात नील नदी की गई है।
तो आपका डी विकल्प गलत हो जाएगा ना, यहां से जो डी विकल्प है वो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ बताइए। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कैव्स ऑफ द पॉटर्स। कुम्हारों की गुफा, बिल्कुल सही बताया। चलिए। नील नदी का उद्गम बताइए तो। नील नदी की लंबाई कितनी है? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील से होता है ना नील नदी का उद्गम, विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी की लंबाई कितनी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। हाँ ठीक है, विक्टोरिया लेक सभी का सही है भाई। और नील नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नील नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बताइए। लंबाई कितनी है? 6,650। थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है ना। लार्जेस्ट नहीं कह सकते, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं। अगर आप लार्जेस्ट कहोगे तो फिर आपकी अमेजॉन होनी चाहिए, अगर आप लार्जेस्ट कह रहे हो तो फिर अमेजॉन होना चाहिए ना। जो एक्चुअल में है वो 6,695 है। लेंथ कितनी हो जाएगी? 6,695 किलोमीटर। नील नदी पर क्या कोई बांध बना हुआ है? नील नदी पर कोई डैम है क्या? अगर डैम है तो फिर कौन सा डैम है? हाँ ब्लू नील, ठीक है बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। गुड इवनिंग वर्ल्ड ऑफ डिपिक्ट। चलिए। आश्वान बांध बिल्कुल सही है, आश्वान बांध हो जाएगा ना। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है तो आप कहोगे आश्वान बांध। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है कितने देशों में फैली हुई है? एटलस पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैली है? एटलस पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैली है भाई? चलो बताओ। और आपने यहां पर नाम लिया है विक्टोरिया झील का, तो पहले यही बता दो, विक्टोरिया झील कितने देशों में है? विक्टोरिया झील का जो प्रसार है वो कितने देशों में है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। हम्म, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? मोरक्को बताया आपने, अल्जीरिया बताया है, और साथ में ट्यूनीशिया बताया है ना, ट्यूनीशिया।
3 देशों में फैली हुई है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर क्या है ना, यानी कि चोटी क्या है, तो याद ही होगा आप लोगों को, टुबकल, है ना। टुबकल इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर है, तो आप कहोगे मोरक्को में है, मोरक्को। और मोरक्को की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे रबात। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, तो अल्जीरियस है। और ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे ट्यूनिश है ना, ट्यूनीशिया की राजधानी। यहाँ की राजधानी क्या है, रबात है, मोरक्को की। यहीं पर तो फिर आप बताओ हमें पहले तो, शंघाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, शंघाई फ्रेमवर्क। और इसके साथ बताओ मराकस समझौता का संबंध किससे है, मराकस समझौता। इसके साथ एक छोटा सा और ऐड कर लो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का संबंध किससे है, स्टॉकहोम समझौता, स्टॉकहोम समझौता। चलिए बताइए। 3 देशों में युगांडा, केन्या, तंजानिया। मराकस WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो शंघाई कहाँ का शहर है, शंघाई शहर कहाँ का है बताइए तो, शंघाई जो शहर है वो कहाँ का है, मराकस जो शहर है वो इसी मोरक्को में है ना, याद रखिएगा इसी मोरक्को का शहर है। और जो टुबकल ये सबसे ऊंची चोटी है एटलस पर्वत श्रृंखला की, ये इसी मराकस शहर में ही है। और ये समझौता है कब का, 1994 का, है ना। इसी से किसका जन्म होता है, मराकस समझौता से। तो आप क्या क्या कहोगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि WTO। तो WTO कब एग्जिस्ट हुआ, यानी कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप कहोगे 1 जनवरी 1995। भारत इसका है संस्थापक सदस्य WTO का। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब का है, तो 1944 का है। और इससे जन्म होता है किसका, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF का, है ना, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF 1944 का है। शंघाई फ्रेमवर्क कब का है, तो आप कहोगे 2015 का है ना। शंघाई कहाँ का, तो आप कहोगे जापान का एक शहर है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है शंघाई फ्रेमवर्क। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन का एक शहर स्टॉकहोम, वहां पर 1972 में बैठक होती है, पहली पर्यावरण की बैठक है संयुक्त राष्ट्र की। और ये संयुक्त राष्ट्र की जो है 17वीं बैठक थी ना, 70 जो है बैठक थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। तो उसमें होता है स्टॉकहोम समझौता 5 से 16 जून 1972 को। तो ये सारे फ्रेमवर्क आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ब्रिटेन वुड, ठीक है भाई, स्टॉकहोम। जापान का शहर है ना शंघाई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया हमारे यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया बताइए। ब्रिटेन वुड, हाँ 1944 है ना, 1944 का है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया है, हाँ ये जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों में फैली हुई है ना, कौन कौन से, तो आप कहोगे तंजानिया हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, और आपका केन्या हो जाएगा। 3 देशों में फैली हुई है ना। चलिए कमेंट कीजिए भाई। 2005 है ना। कितने स्तर पर सुरक्षा की बात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कितने लेवल पर की गई है, जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट जो अधिनियम आया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। सबसे पहले 1984 में आपको पता है कि 2 और 3 दिसंबर की जो रात होती है 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, सरकार जागती है। उसके पहले
इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ऐसी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी विधान नहीं था। तो जब वहां पर हजारों लोग मारे जाते हैं तो इन्वायरमेंट एक्ट आता है 1986 में। इसके बाद फिर समय आता है 2001 का, गुजरात में भूकंप आ जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। दक्षिण भारत में सुनामी आती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। 2004 में सुनामी, आपको पता है कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो उसी में तो डूब गया था, अभी तक वो डूबा ही हुआ है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। सरकार फिर जागती है, फिर हमारा इन्वायरमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाती है। फिर आपको पता होगा कि 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद सरकार फिर जागती है। जब लोगों के इमोशंस, पब्लिक के इमोशंस जागते हैं तो वो दंडात्मक संशोधन अधिनियम लेके आती है 2013 में। उसके बाद 2018 में कठुआ में गैंग रेप होता है एक नाबालिग बच्ची के साथ। उसके बाद पॉक्सो एक्ट में संशोधन होता है 2019 में, और वहां पर डेथ कैपिटल की बात की गई है। तो जितने भी अगर हम देखें कि जो बड़े यानी कि लैंडमार्क जो एक्ट हैं या लैंडमार्क जो भी डिसीजन है, वो हमेशा जब लोगों की भावनाएं जागी हैं तभी आई है ना। तो अगर ये मतलब एक सीधा शुरुआत से, स्टार्टिंग से चल रही हैं। अगर हम बात करें के संथानम समिति की, तो के संथानम समिति जो भ्रष्टाचार के लिए गठित की गई थी 1962 में, वो भी इसलिए गठित की गई थी, कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। LIC में भ्रष्टाचार हुआ था, सेना की गाड़ी खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था, तभी के संथानम समिति गठित हुई थी 1962 में। जिसके बाद जो आपका देखेंगे सतर्कता आयोग का गठन होता है ना। तो ये 3 स्टेज पर काम करती है। और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? एक तो NDA में है, नेशनल लेवल पर क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट लेवल पर है आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और फिर आपका जिला स्तर पर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। अगर हम NDMA की बात करें तो ये है किसके लिए? होम अफेयर्स जो आपका मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत, है ना। जो होम अफेयर्स है उसके अंतर्गत है, लेकिन हेड कौन है इसका? तो आप कहोगे PM। और यहाँ पर हेड, लेकिन है ये किसके अधीन? तो आप कहोगे ये होम जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके अधीन। यहाँ पर CM हेड होता है, लीड करता है एक्स ऑफिसियो चीफ मिनिस्टर। और जो आपका DDMA है, यहाँ पर जो आपका DM होगा जिले का, वो लीड करता है ना DDMA को। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी लागू वागू इतना आपको डीप में नहीं जाना है। NDRF वगैरह को जो पावर्स हैं वो यहीं पे मिलती हैं, आर्टिकल 40 धारा जिसके जो सेक्शन 44 है उसके माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ये रहा अगला प्रश्न। खफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा काफूर को दिया। मलिक काफूर जिसे खरीदा गया था गुजरात में 1000 रुपये दिनार में, और तभी से इसको बोलते हैं क्या? 1000 दिनारी, है ना। वहां पर जब गुजरात अभियान, तो बताइए फिर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान कब किया था, है ना। और फिर इसी के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान जो है वो शुरू होता है। उसने अलाउद्दीन खिलजी को और फिर उसने मुबारक खिलजी को सौंप दिया। ये स्टार्टिंग का फेज हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, जहांगीर को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया जिसे उसने मयूर सिंहासन में लगवाया। और फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट है, 1739 में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान ले गया, वहीं इसे कोहिनूर नाम मिला, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, बाकी तो आपको बताना है, लेकिन एक कोहिनूर जो नाम मिला है इसी फारस में मिला है। फारस का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे नादिर शाह को फारस का नेपोलियन कहा जाता है। मई 1658 में शामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया था। चलो, गलत विकल्प का चयन करना है। इतनी भी क्या जल्दी है भाई, बाकी लोगों को भी आंसर करने दो। दो का ए। क्यों ए होगा? ए क्यों होगा भाई? C and D तो करेक्ट है, C और D तो करेक्ट है। अच्छा, और कोई रिप्लाई? रजनीकांत जायसवाल D।
एक मिनट। अच्छा, और भाई बस एक ही लोग आंसर करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे? करनाल का युद्ध बताओ कब हुआ था? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? शामूगढ़ में औरंगजेब ने हराया था। सही तो लिखा हुआ है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह और उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया था। थोड़ा सा एक यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, भाइयों को यहाँ पे को कर दो बस। भाइयों को औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया था, सही तो लिखा हुआ है। 24 फरवरी 1739। अच्छा, मतलब देखते कई लोग हैं लेकिन प्रश्न का आंसर नहीं करते हैं। बताइए आकृति जी, सही उत्तर क्या होगा? आप ही के आंसर का हम वेट कर रहे हैं। गलत बताओ ताकि हम फिर आगे बढ़ें। 24 फरवरी 1739, है ना? 24 फरवरी 1739। चलो तब तक ये बताओ हमें, बहादुरपुर की लड़ाई कब हुई थी? बहादुरपुर की लड़ाई बता दो। ये भी तो उत्तराधिकार का ही युद्ध था, बहादुरपुर की लड़ाई। उसके साथ आप हमें बता दो खजुआ का युद्ध कब हुआ था? खजुआ का युद्ध, लड़ाई कहना ज्यादा सही होगा, युद्ध कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। इसके अलावा उत्तराधिकार में ही देवराई की लड़ाई भी है, देवराई की लड़ाई। लेकिन इनमें जो सबसे निर्णायक थी, आगरा के सिंहासन पर कब्जा होना, वो सामूगढ़ की ही लड़ाई थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकार का युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। अरे क्यों लिख के नहीं आ रहा? इतने लोग देख रहे हैं क्लास में। ए और बी में डाउट है। चलिए, इसमें शाहजहां ही सही है ना? जहांगीर ने, जब मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था, जब मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था, तभी तो शाहजहां ने इसे कहां पे लगवाया था? तो आप कहोगे अपने मयूर सिंहासन पे, क्योंकि जो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा ही तो करवाया गया था। जो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो मीर जुमला ने ही तो दिया था इनको, है ना? बाद में यहां पर मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम बताइए। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते हैं, वो तो इसकी विलासितापूर्ण कार्यों की वजह से। उसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर, है ना? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि उसका शासनकाल 1720 से लेकर के 1748। लेकिन 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। दिल्ली जो है 3 घंटे में शासक विहीन हो गई थी। और जब नादिर शाह अपने साथ वापस जाता है तो इनके पास खाने को नहीं बचा था ना, दिल्ली के लाल किले के अंदर खाने तक को नहीं बचा था। फिर तो धीरे धीरे चीजें वहां पर होती हैं ना वापस। तो अपने साथ मयूर सिंहासन को लेकर चला गया। वहीं पे इसका नाम पड़ता है कोहिनूर। फिर एक बार, मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, अहमद शाह अब्दाली किसी का भारत पर आक्रमण होता है ना? अहमद शाह अब्दाली तो नहीं था, कोई दूसरा था, शाह सूजा करके कोई एक शासक था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो भारत पे आकर, भारत में क्या, वो लाहौर पाकिस्तान के क्षेत्र में, उसकी यहाँ पर तोपें फंस जाती हैं। और वो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। और जहाँ फारस में, जहाँ पर उसका साम्राज्य था, वहां पर उसके पड़ोसी शासक ने हमला कर दिया और यहाँ पर उसकी नाव फंसी हुई, तोप फंसी हुई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं भाई आप जाओ और आपकी तोपें हम निकलवा करके भेज देंगे, भरोसा करिए।
और महाराजा रणजीत सिंह अपनी बात पे कायम रहते हैं। उनकी जो तोपें हैं सूजा की वापस फारस भिजवा देते हैं और वो वहां पर जाकर के अपनी लड़ाई करते हैं ताकि वो अपने सिंहासन पर कब्जा कायम रख सकें। तो इससे प्रसन्न होकर वो इनको गिफ्ट करते हैं। यही जो नादिर शाह लेके गया था कोहिनूर हीरा वापस गिफ्ट करते हैं। फिर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिलीप सिंह आते हैं। वहां पर फिर आप देखेंगे एंग्लो सिख लड़ाइयां होती हैं। जो सेकंड एंग्लो सिख वार होता है उसमें दिलीप सिंह पराजित होते हैं। वो तो नाबालिग ही रहते हैं। उनको ब्रिटेन जो है निर्वासित कर दिया जाता है और वो वहां पर जो है क्या कहते हैं ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लेते हैं। और लॉर्ड डलहौजी वो जो कोहिनूर हीरा है वो लेकर के महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर देते हैं। तब से लेकर आज तक वो किसके पास है? महारानी विक्टोरिया के पास है। महारानी मतलब क्या? जो ब्रिटेन का सिंहासन है, जो राजशाही डायनेस्टी है, उनके पास वो कोहिनूर हीरा है। तो ये पूरी कहानी थी, है ना। तो मीर जुमला ने यहां पर दिया था, इसको याद रखना है। अरे तैमूर लंग नहीं था भाई, तैमूर लंग अलग अलग व्यक्ति है। काहे अर्थ का अनर्थ कर रहे हो? चलिए, तो इसमें गलत हो जाएगा आपका शाहजहां वाला, है ना। हम्म। खजुआ कहाँ पे पड़ता है भाई? ये शामूगढ़ कहाँ पे है? शामूगढ़ कहाँ पर पड़ेगा? ये बहादुरपुर कहाँ पे है? ये बहादुरपुर कहाँ पे पड़ता है बताइए? ये खजुआ की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? देवराय की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? और ये शामूगढ़ कहाँ पर है? बताओ वर्तमान में इनकी स्थिति, लोकेशन क्या है? देवराय मार्च 1659। 1659 में ना, मार्च 1659 अंतिम लड़ाई थी ये। इसमें दारा शिकोह पूरी तरह पराजित हो जाता है और दारा शिकोह को फिर बाद में औरंगजेब ने मार दिया था। आगरा, बहादुरपुर, बनारस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शामूगढ़ कहाँ पे है? आगरा में। यही इन सभी लड़ाइयों में से निर्णायक कौन सा था? शामूगढ़। शामूगढ़ कहाँ पे है? आगरा में। बहादुरपुर कहाँ पे है? बनारस में, यानी कि वाराणसी कह सकते हो क्योंकि जिले का नाम वाराणसी है। और खजुआ कहाँ पर पड़ेगा? खजुआ की लड़ाई हुई थी ना। खजुआ नहीं बताओगे? अरे सोनम जी, खजुआ इंदौर में नहीं है भाई। खजुआ कहाँ पे है? फतेहपुर जिला। फतेहपुर, यही फतेहपुर जिला जो प्रयागराज मंडल में आता है, वो फतेहपुर सीकरी नहीं। फतेहपुर सीकरी कोई जिला नहीं है ना। वो तो आगरा जिले के अधीन ही अंतर्गत ही आता है। प्रयागराज मंडल का जो फतेहपुर जिला है वो जिला हम बात कर रहे हैं। इंदौर के पास नहीं है खजुआ, तभी यूपी में है। अगला प्रश्न। कौन 1942 में गठित आजाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? लो, हिमांशु कश्यप। हिमांशु क्या नाम है? हिमांशु यादव, यूपी पुलिस। गुड इवनिंग मीना यादव जी। डी। आकृति फिर गलती कर दी आपने। इसमें गलती करना मतलब बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। इस प्रश्न में गलती करना बहुत बड़ी मिस्टेक। और फिर गलती कर दी आपने। क्यों, क्या पूछ रहे हैं? उम्मीद तो बी। क्या नाम है? प्रशांत, हिमांशु, रजनीकांत, अमित वर्मा। 4 लोगों का सही है, 2 लोगों का गलत है। भगत सिंह कब थे, है ना, बिल्कुल सही है।
भाई भगत सिंह की डेथ हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 को। आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा है 1942 में, तो भगत सिंह कैसे हो जाएंगे बताओ? हाँ तो HSRA के, तो फिर डी क्यों बोला आपने, है ना? चलिए वो बात छोड़ो। आजाद हिंद फौज में एक महिला ब्रिगेड थी, तो ये पहले बताओ कि जो महिला ब्रिगेड थी उसका नाम क्या था? महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, जो महिला ब्रिगेड है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व किसने किया था? फिर बात, अगला प्रश्न है कि ये जो आजाद हिंद फौज है इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाला? सुभाष, क्योंकि रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की गई थी ना ये, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, है ना? रास बिहारी बोस भारत में किस घटना को अंजाम देकर के भागे थे? भारत में किस घटना को अंजाम देकर के रास बिहारी बोस भागे थे, बताइए? बहुत अच्छा। लक्ष्मी सहगल, है ना? बिल्कुल सही आपने बताया है, लक्ष्मी सहगल ने इसका नेतृत्व किया था। और नाम क्या रखा गया था ब्रिगेड का? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है बताइए? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु बताइए डेट के साथ में। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? डेट के साथ बताओ भाई। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व कब संभाला है? 1943 में, है ना? और लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था 1912 में, उस घटना को अंजाम देकर के रास बिहारी बोस, क्योंकि रास बिहारी बोस का संबंध किससे है? तो आप कहोगे क्या नाम उसका, अरे संगठन है वो, क्या नाम, युगांतर करके, है ना? युगांतर तो उसका अनुशीलन समिति, उससे संबंध है ना? और युगांतर उसका मुखपत्र हुआ करता था, उससे संबंधित थे कौन? तो आप कहोगे रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद वो भाग गए थे, उनको पकड़ा नहीं जा सका था। हम्म। तो हम ये बता रहे थे, तो उन्होंने ही जाकर के बाद में आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब बात आती है कि आजाद हिंद फौज में थे कौन लोग? तो आजाद हिंद फौज में वो लोग थे, आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 1 सितंबर 1945 तक चला था। तो उसमें जो भारतीय सेना है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ रही थी, और जो जापान वगैरह है ये क्या थे? धुरी राष्ट्र थे। इनके द्वारा जो भारतीय सैनिक पकड़े जाते हैं उन्हीं सैनिकों को मिलाकर के ये बनी थी आजाद हिंद फौज, क्योंकि अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे ना भारतीय, तो उनको पकड़ा जाता है जापान के द्वारा। फिर जापान उनको हैंडओवर कर देता है किसको? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इनके अच्छे संबंध थे, उनके जो राष्ट्र नायक थे, क्योंकि उनको भी लड़ाई जीतनी थी और उनका कोई दोस्त तो था नहीं, क्योंकि हमारी बिना इच्छा के भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजी टीम में शामिल किए गए थे, उन्हीं से मिलकर बनाई गई थी। और ये इतने दोगले थे कि जब बाद में पकड़े जाते हैं तो वही सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलता है ना? लाल किला मुकदमा कब हुआ था बताइए तो? लाल किला मुकदमा कब हुआ था? वो आजाद हिंद फौज के बचे हुए सैनिकों पर ही तो हुआ था, तो इन्हीं अंग्रेजों ने वापस चलाया था, जिसका बचाव बचाव भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने किया था। बाद में वो केस वापस ले लिया जाता है। अनुशीलन समिति 18 अगस्त 1945, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल सही है, ग्वालियर में इनकी जो है बनी हुई है ना। हाँ चलिए ठीक, चलिए अच्छा। हाँ तेज बहादुर शपरू भी शामिल थे उसमें, है ना? तो बताइए लाल किला केस कब का है?
तो ये पूरी कहानी थी, है ना। तो निरंजन सहगल सहगल भी थे, कैप्टन मोहन सिंह भी थे। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था? नौजवान भारत सभा किसने किया था गठन इसका? नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ और किसने किया? चलिए बताइए। रेड फोर्ट केस? नहीं भाई, 5 नवंबर 1945 नहीं होगा। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न ये था, उसमें लगाना था क्रोनोलॉजी में। एक तो यही था हमारा लाल किला मुकदमा, ये 5 नवंबर को तो नहीं है। चीजें मुझे भी भूल रही है ना, वो डेट मुझे नहीं याद आ रही है। चलो छोड़ो उसको, फिर किसी दिन चर्चा करते हैं। 1926 में ना, भगत सिंह। हर कोई देखो भूलता है, भूलते हम भी हैं ना। ये भगत सिंह। बाकी आपको पता ही है कि एचआरए का गठन कहां पर हुआ था? 1924 में कानपुर में। और फिर एचएसआरए का गठन कहां पर होता है? एचएसआरए 1928 कहां पर? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला को अभी क्या कहते हैं? अरुण जेटली मैदान, है ना, अरुण जेटली मैदान। दिल्ली कह लो फिरोज शाह कोटला, क्योंकि कहां पर है? दिल्ली में है। तो एचएसआरए ये शब्द क्या है? तो आप कहोगे सोशलिस्ट है। एचआरए के द्वारा किस प्रमुख घटना को अंजाम दिया गया? तो आप कहोगे काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन कहोगे। 9 अगस्त 1925, है ना। अगर पूछा जाए एचएसआरए, तो एचएसआरए के द्वारा सैंडर्स की हत्या हो गई, असेंबली में बम फेंकना हो गया, असेंबली में बम फेंकना हो गया, है ना, सैंडर्स की हत्या हो गई। ये सभी काम किसके हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। जो असेंबली में बम फेंका गया है 8 अप्रैल 1929 में, इसमें भगत सिंह के साथ कौन था? तो आप कहोगे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पंजाब के थे, बटुकेश्वर दत्त कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहोगे बिहार के, है ना। बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु होती है 1962 में, क्योंकि जो ये केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, 2 एक्टों पर वहां पर बात चल रही थी। एक तो क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और आपका एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, है ना। वो भी काले कानून ही थे। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था। इन पर वहां पर विचार विमर्श हो रहा, तभी उन्होंने बम फेंका। हालांकि बम फेंका नहीं, बम रखा था। अगर आप इतिहास की बहुत सारी कहानियां पढ़ोगे तो बम रखा था। बम फेंकने का मतलब होता है कि जान माल, और उसमें ये कि उत्तरदायित्व तो नहीं। उन्होंने वहां पर बम रखा था जहां पर किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई थी, और बाद में खुद की गिरफ्तारी भी की थी। तो ये जो बम कांड था, इसमें इनको हुई थी उम्र कैद, काला पानी की सजा। लेकिन ऑलरेडी इनके ऊपर सैंडर्स हत्याकांड का वो था। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? तो आप कहोगे 17 दिसंबर 1929 को सैंडर्स की हत्या हुई थी ना। 1928, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या, उसमें इनको फांसी हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा कहानी ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद इनको फांसी होती है ना, 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फांसी इनको हुई है 23 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन हुआ है 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च 1931 को हुआ है कराची अधिवेशन, है ना। क्या है ये? कराची अधिवेशन की डेट है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर कहीं ना कहीं गोलमेज सम्मेलन करना था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को शामिल करना था, क्योंकि उसको सफल बनाना था। वहां पर एक नई सरकार चुनी गई थी और कांग्रेस भाग लेने के लिए वो सहमत नहीं थी। तो इरविन भी झुकते हैं और कहते हैं भाई बैठ करके चलो बात करते हैं कि क्या तुम्हारे इश्यूज हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा इस मंच पर ऐसा माना जाता है, जो ऐतिहासिक स्रोत है, क्योंकि जो समझौता हुआ था कि भगत सिंह की फांसी की बात नहीं कही गई महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि ये मिथ है। महात्मा गांधी ने वहां पर बात रखी थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि फांसी रुक करके वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? उम्र कैद में।
उनको रिहाई ना दी जाए, लेकिन क्योंकि छोटा व्यक्ति है, 24 साल का बच्चा था उस समय, 24, क्योंकि 1907 में इनका जन्म हुआ था, तो वो चाहते थे इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन एक्चुअल में सैंडर्स क्या थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, जैसे अभी हमारे आईएएस आईपीएस हैं, तो वो सैंडर्स एक आईपीएस अधिकारी थे। तो जो इंग्लैंड की ब्यूरोक्रेट लॉबी थी, उन्होंने इरविन पर दबाव बनाया कि भाई अगर भगत सिंह की फांसी रुकी तो हम अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, नहीं हम मन से काम नहीं करेंगे। तो इरविन चाहते तो ये समझौता यहाँ पर करते, उन्होंने महात्मा गांधी से कहा देखो ऐसी सी बात है, हम प्रयास करते हैं, हम ऊपर बात करते हैं, ऊपर यानी कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट में बात करते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट लॉबी है वो मेरे ऊपर दबाव बना रही है, अगर क्योंकि उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट की हत्या की थी। हमारे इमोशंस भगत सिंह के साथ थे, इंग्लैंड वालों के इमोशंस थोड़े थे भगत सिंह के साथ। उन्होंने कहा नहीं, फांसी से कम कुछ भी इनका जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं कहते हैं। बाकी लगातार महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के संपर्क में थे, हालांकि इसीलिए 24 तारीख को इनकी फांसी की डेट थी, और फिरोजपुर जेल के बाहर जो भारत नौजवान सभा है पंजाब के लोग लगातार इकट्ठा हो रहे थे। तो इनको 23 मार्च की शाम को, क्योंकि शाम को फांसी देने का कोई चलन ही नहीं था, लेकिन इनकी फांसी शाम को होती है, और पीछे से दीवार तोड़ करके फिरोजपुर के बाहर सतलज नदी में इनकी अस्थियां जो है जला दी गई थी, ताकि लोग ना समझ पाए। फिर सुबह जब पब्लिक जानती है, तो इनकी अस्थियों को उठा करके जो है क्या कहते हैं विधिवत तरीके से इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इनको फांसी भी गलत शाम के समय हुई थी, फांसी सुबह होती है। तो ऐसा फिर लोगों को उस समय, क्योंकि तत्कालीन चीजें नहीं होती, फिर बाद में जब लेटर वगैरह बाहर आते हैं, किताबें निकलती हैं, तब इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, तो बहुत समय के बाद है। और तुरंत महात्मा गांधी जा रहे थे कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो आप अगर कराची जाओगे तो लाहौर होते हुए ही जाओगे, और लाहौर क्षेत्र किसका है भाई, जिसका जन्म हुआ, जिसका भी शहीद हुआ हो। भगत सिंह के पास, भगत सिंह के साथ जो लोगों के बहुत इमोशंस थे जब उन्होंने गिरफ्तारी विधि में दी थी, क्योंकि पहले क्या होता था, क्रांतिकारी घटनाएं देते थे और भाग जाते थे, फिर वो पकड़े नहीं जाते थे ना। तो उसमें क्या होता था कि भाई पकड़े नहीं जाते तो उसकी सजा जो है अन्य लोगों को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने गिरफ्तारी दी थी। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर काले झंडे सूखे गुलाब के फूल दिए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से विरोध किया जाता है। ठीक है, तभी महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीगिरी नहीं, यानी कि अहिंसा नहीं मरेगी। बाकी उन्होंने पूरा प्रयास किया था, वो सारी घटना है। तो पूछा जाता कहाँ पर किया था, ये कराची अधिवेशन में, है ना। तो ये पूरी कहानी है भारत नौजवान सभा की और भगत सिंह की। उम्मीद है कि चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला प्रश्न। क्या दिक्कत है भाई, क्या मैंने बताया है? मैंने ऐसा क्या गलत बताया कि आप लोग बीच में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो? अगर कुछ गलत बोला है तो बताओ क्या गलत बोला मैंने। अगर कोई फैक्ट गलत हुआ है तो बताओ, आपस में डिस्कस करने का क्या मतलब है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर अलग अलग स्थानों पर वायु दाब अलग अलग होता है और यह अंतर वायु की गति का मुख्य कारण होता है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। निचले भाग में यह हास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है। वायुदाब की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रश्न क्या था वो तो बताओ, ऐसे कैसे सॉल्व हो गया? डी। ठीक है फिर, दोनों सही है ना? बिल्कुल प्रिंस, डी बिल्कुल सही उत्तर है ना। डी इज राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही है। अगला है, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है जिसे दाब प्रवणता बल के रूप में जाना जाता है। तापमान के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता होती है। जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां दाब प्रवणता कम होती है। आइसोबार है ना, आइसोबार यानी कि समदाब रेखाएं। लाला लाजपत राय की डेथ 17 नवंबर को हुई थी, उसके जस्ट एक महीने बाद 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या हुई थी, है ना। एक महीने का अंतर है वहां पर।
चलिए बताइए, प्रश्न का आंसर कीजिए भाई। साइंस आप लोगों की शायद थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है ना। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है जिसे दाब प्रवणता बल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दाब के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता ही होती है, जैसे ही परिवर्तन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे प्रेशर ग्रेडियंट ही बोलते हैं, है ना। और जहां समदाब रेखाएं पास पास होती है वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, जहां दूर दूर होती है वहां दाब प्रवणता कम होती है। आपके सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये हमारे यहाँ पर फुल ग्रुप है 9,000 रुपए का, विदाउट डाउट क्लेंस वाला 6500 का है, नो टेस्ट सीरीज नो डाउट क्लेंस 4,000 का है, और करंट अफेयर ग्रुप टेस्ट सीरीज वाला 5,000 का है ना। केवल करंट अफेयर 2,000 का है। किसी में भी एडमिशन ले लेंगे तो पेड कुछ में ऐड किया जाएगा। अगर आप इस ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा ना। केवल पेड कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर 1,200 रुपये आपको पे करने होंगे। अगला प्रश्न, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल पर घर्षण बल सबसे अधिक होता है, कहां पर, धरातल पर। घर्षण बल का प्रभाव प्राय पृथ्वी के धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और समुद्र की सतह पर घर्षण बल सबसे कम होता है। चलो बताओ। मैंने पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन करिए भाई। क्यों नहीं किया है रिवीजन? रिवीजन करिए, करना पड़ेगा। कब करोगे? अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में काफी समय है तो फिर गलती कर रहे हो, बाई चांस नहीं हुआ तो फिर ना। कम से कम अभी भी समय बहुत अच्छा है, हर हफ्ते एक टेस्ट लगाओ, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर घर्षण बल सबसे अधिक है, ये भी सही है। लोटनी घर्षण का जो मान होता है वो सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है ना। घर्षण बल का प्रभाव प्राय पृथ्वी के धरातल से 1 से 3 किलोमीटर होता है, समुद्र की सतह पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, टीटी कृष्णामाचार्य ने भारत के इमरजेंसी प्रावधान जो है आपके आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक है ना, आपके इमरजेंसी प्रोविजन। फिर आप यहां पर देखेंगे, हृदयनाथ कुंजरू ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बताया था। ठीक है। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है। महावीर त्यागी ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। अगर कहीं नोट करना है तो नोट कर लो, ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे नहीं आपको, है ना। बार बार एक साथ जो है ये इमरजेंसी प्रावधानों पर की गई टिप्पणियां हैं, है ना। चलिए, डी सही है। आप लोग हमें बता दो, आर्टिकल 355 में क्या है। एक तो आर्टिकल 355 क्या कहता है ना, और ये इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं। हाँ, डी सही है। और उसके साथ आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358 में क्या अंतर है? चलो बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। 355 में क्या है और डिफरेंस बताइए क्या है। जर्मनी के वाइमर संविधान से, है ना। 358 और 359 में अंतर बताओ। बहुत सारे लोग अभी बेसिक अंतर जानते ही नहीं है एक्चुअल में। उल्फा का संबंध उग्रवादी संगठन असम राज्य से है ना। उल्फा, उल्फा का फुल फॉर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी आसाम स्थापित करना है। संप्रभु होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, सोवरेन। अब भारत का कोई भी राज्य सोवरेन नहीं है,
है ना। भारत का क्या कोई भी स्टेट 358 ऑल द सब आर्टिकल ऑफ विल बी सस्पेंडेड। क्या दोनों की इन्फोर्समेंट करने की जो क्रिया विधि एक समान है क्या भाई? दोनों क्या, दोनों का प्रोसीजर क्या एक समान है? 358 कब इंप्लीमेंट होगा और 359 कैसे इंप्लीमेंट होगा? 358 कैसे इंप्लीमेंट होगा और 359 कैसे इंप्लीमेंट होगा? चलो अच्छा छोड़ो, यहां पर ध्यान दो। ये जो उल्फा संगठन है, हालांकि अभी तो इनके साथ हमारा समझौता हो चुका है, ये एक सोवरेन स्टेट बनाना चाहते हैं। अगर ये सोशलिस्ट बनाना चाहे तो हम एक्सेप्ट कर सकते थे कि भाई सोशलिस्ट आसाम बनाना चाहते हैं, समाजवादी वहां पे चीजें होंगी, ठीक है, समाजवादी सरकार वहां की जनता जो है चुन लेगी। नमस्कार विनोद कुमार जी। हाँ, राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौरान जो 358 है वो कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो रही है, अब राष्ट्रीय आपातकाल दो में लगता है, दो स्थितियों में, एक तो सशस्त्र विद्रोह हो, दूसरी स्थिति है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा आपातकाल लागू हुआ है, उसमें भी दो स्थितियां बहुत आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। जो आर्टिकल आपका 352 है उसमें अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति के तहत आपातकाल लागू हो रहा है तो आर्टिकल 19 के समस्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किसी भी उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा अगर वहां पर आपातकाल लागू हो रहा है, सिर्फ 20-21 को छोड़ करके। तो बाकी के आपके जो चार मूल अधिकार बचे उनमें से जिसको चाहे निलंबित कर सकता है, 20 और 21 को छोड़ करके, है ना। वहां पर प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, यहाँ पर स्वतः हो जाएगा। और स्थितियां भी आपकी अलग अलग दी गई हैं। तो यहाँ पर सोवरेन, तो सोवरेन तो हो ही नहीं सकता भाई। सोवरेन का मतलब हुआ कि एक अलग देश, जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से कोई भी सोवरेन नहीं है। परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। हालांकि अभी हमारा इनके साथ समझौता हो चुका है, उल्फा जो है ये म्यांमार और पाकिस्तान समर्थित ये जो है आतंकवादी संगठन ही कह सकते हो, हालांकि देश के आंतरिक है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के तहत अनुच्छेद 359 में, देखो यहाँ पर प्रश्न आ गया है। आर्टिकल जो भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, 20 अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, है ना। इसमें कहा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में अंतर्गत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाला गया। चलो बताओ, बताइए। अच्छा, अगर मान लो 352 के तहत जो सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबेलियन, उसके द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की जाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आपातकाल की जांच कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आपातकाल की जांच कर सकता है, बताइए। अगर आपातकाल लागू किया जा रहा है किसके द्वारा? तीनों सही है ना। 352 जो आर्टिकल है उसमें दो स्थितियां हैं। तो जो पहली स्थिति है सशस्त्र विद्रोह, अगर उसके तहत आपातकाल लागू कर दिया गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि उचित कारणों से लागू हुआ कि गलत कारणों से लागू हुआ है? पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है ना। जो हमारी ये होती है, क्या कहते हैं इसको, इक्वेटर लाइन, यहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी ये क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जो आपके लॉन्च पैड होते हैं, उनको हम कहां पर स्थापित कर रहे हैं? केरला में, तमिलनाडु में, मतलब विषुवत रेखा के नजदीक। क्यों नहीं हम सैटेलाइट
हम्म। तो इसीलिए जो लॉन्च पैड हमारे होते हैं वो इक्वेटर लाइन के आस ही पास रहते हैं ना। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है। रीजन आपको पता ही होगा, वो सूत्र है ना। तो इसकी वजह से जी का मान यहाँ पर, और चारों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए, थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट बालू है। पीने के पानी में गामा उत्सर्जित करने वाले समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक का उपयोग करके करते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है, काउंटर से। हाँ, ब्रीडर रिएक्टर एक महत्वपूर्ण रिएक्टर जो ईंधन के रूप में खर्च करने की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। बताइए फटाक से, एक्चुअल में टाइम आज थोड़ा सा कम है। यूपी जीके वाली क्लास भी 8:40 की ही शेड्यूल है ना, तो वो भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में। चीज़ें प्रॉपर नहीं है, 1-2 दिन में होंगी, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आंसर कीजिए टू द पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सी है ना, तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है, आइडियो सिंक्रोनाइजर लगे होने के कारण टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। बिल्कुल सही है, आइडियो सिंक्रोनाइजर की वजह से होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की उपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आप देखेंगे चंद्रमा पर कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है ना। तो दोनों ही बिल्कुल सही, निर्वात में नहीं। और सबसे अधिक ठोस में इनकी चाल होती है ना, ठोस में, इस्पात में। ठोस में भी सबसे अधिक चाल कहां पर होती है ध्वनि की, तो आप कहोगे इस्पात में, क्योंकि उसके कण जो है बिल्कुल पास पास होते हैं। शमसपुर जो आपकी लेक है रायबरेली हो जाएगी। दहाड़ झील, भिजवा झील, हरदोई, दरवन झील बरेली गलत है। अंबेडकर नगर अयोध्या में पड़ेगी। लिलौर झील बरेली में पड़ेगी, गलत है। भीखा व सरसई नावर झील इटावा में पड़ेंगे ना। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 विकल्प ए बिल्कुल सही है। ये इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ये कैसे कर दिए गए हैं, इंटरचेंज कर दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, चलो बताओ। माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको बोलते हैं, 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। नई रोशनी योजना विद्युत मंत्रालय की है। प्रोजेक्ट चमन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मिशन पूर्वोदय पूर्वोदय इस्पात मंत्रालय। बताइए। ए बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला। फिर है भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल, वुलर लेक हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी लुकटक लेक हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी नल सरोवर गुजरात में है ना, लोकटक मणिपुर हो जाएगा। वुलर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी अष्टमुड़ी झील कहां पर हो जाएगी, केरला। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक व्यापक दस्तावेज है जो पिछले वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जारी होता है। बताइए फटाक से कीजिए आंसर। आंसर कीजिए भाई फटाक से। बहुत आसान प्रश्न ये भी है ना, कॉमन जानकारी यहाँ पे दी गई है। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है ना, वित्त मंत्रालय का होता है, पिछले वर्ष के द्वारा जारी किया जाता है ना। हमेशा जैसे बजट है, जो भी बजट प्रस्तुत हुआ है वो कब का है, तो आप कहोगे बजट है 2026-27 का। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो कब का है, 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा एक वर्ष पिछला होता है, तो वही तो लिखे हैं, पिछले वर्ष का होता है। और बजट से एक दिन पहले आता है, जैसे बजट 1 फरवरी को होता है तो 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। सभी सही हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। मैत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र। भारतीय अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित हुआ है पूछा जाए तो 1983 बताओगे ना।
1983। भारती कब स्थापित हुआ है? भारती अगर पूछेंगे तो क्या बताओगे? 2012। मैत्री कब स्थापित हुआ है? तो 1988। तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा कराती है ना? पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और संसद की एक प्रमुख समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तभी सही है ना? सारे सही स्टेटमेंट। 1 2 3 4। 1919 के अधिनियम से 1921 में बनी थी। 1919 के अधिनियम से 1921 में बनी थी, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सभी कमेटियों में से सबसे पुरानी है। एक थोरियम आधारित मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर यानी कि TMSR LF फर्स्ट में दर थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में रूपांतरित किया था। बताइए किस देश के द्वारा किया गया यह कार्य है? चलिए बताइए तो, फटाक से कीजिए कमेंट। चाइना। कोरल ट्रायंगल इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलेमन द्वीप, तिमोर लेस्ते के आसपास के उष्णकटिबंधीय जल में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। प्रवाल त्रिभुज कथन गलत है। प्रवाल त्रिभुज प्रशांत और हिंद महासागर के बीच अवस्थित है। 22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन किया और वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने इस प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत है, बताओ कौन सा गलत है? वाइस आ गई ना? इंडियन ओशियन नहीं होगा ना? चलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। फिर अभी मिलते हैं, मतलब जो लोग कंटिन्यू करते हैं। यूपी जीके की क्लास केवल आज जो है 8:40 से होगी ना। ऐसे रेगुलर तो 9:30 से होगी, लेकिन 8 जो है 8:40 से होगी। चलिए ठीक। वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है वॉइस।